Today we are going to be learn about the chapter 1 chemical reaction equation of class 10th। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस होती क्या हैं, कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें पता लगाने होंगे। फाइन। तो रिएक्शंस क्या होते हैं डेली लाइफ में, हमारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। डेली लाइफ में क्या क्या होती है हमारे, देखो, फर्स्ट कर्ड बनना, टू मेक कर्ड, ये आपको बता रखा है। रिलीज स्वेट, इन दिनों बहुत हो रहा है नहीं, रिलीज स्वेट, स्वेट मीन्स यस। नंबर 2, नंबर 3 और क्या क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, रिस्पिरेशन, सबसे बड़ा केमिकल रिएक्शन जो हमारी डेली लाइफ में होता है। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन जो डेली लाइफ में परफॉर्म होती है वो है। तो इससे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, नॉट शॉर्ट, लेकिन कभी कभी आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल रिएक्शन और वेयर टू परफॉर्म इन द डेली लाइफ। तो इसका आंसर आप दे देंगे। आपके एनसीईआरटी बुक्स में ये क्लियर दे रखा है यहाँ पे ये क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट पेज पे आपके बोला गया है कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो कैसे पता चल रहा है कि वो रिएक्शन केमिकल है या नहीं। तो इसके अंदर ये 4 स्टेट्स जो होती हैं, ये चीज़ें होंगी। या तो उसका स्टेट चेंज होगा, सॉलिड है तो लिक्विड में, लिक्विड है तो गैस में, और गैस है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तीसरा, गैस का इवोल्यूशन, मतलब गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। और मोस्टली कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन। और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ये 4 चीज़ें होंगी जिससे हमें पता लग जाएगा कि फिजिकल रिएक्शन हुआ या नहीं, केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। ये बिल्कुल छोटी सी बात है। ये अभी तक आपका तैयार हुआ सिर्फ 1 से 1.5 या 2 नंबर का क्वेश्चन, बट जो मेन क्वेश्चंस आने वाले हैं वो ये होता है बेटा। जो मेन क्वेश्चंस हैं वो ये होते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं, क्या होती है केमिकल इक्वेशन। तो जब हम मैथ्स में बात करते थे तो मैथ्स में क्या हुआ करता था कि एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए और एक इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि वो एक रिएक्शन कैसी है, केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन। लेकिन हमारे यहाँ केमिस्ट्री में आ रही है, क्योंकि वी आर जस्ट स्टडिंग अबाउट द केमिस्ट्री राइट नाउ। तो केमिस्ट्री में क्या होना चाहिए, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है और एक होता है कैटलिस्ट। वैसे तो कुछ रिएक्शंस बिना कैटलिस्ट भी काम करती हैं, लेकिन बहुत स्लो में काम करती है ना। अगर उसकी स्पीड बढ़ानी है या किसी रिएक्शन की स्पीड को घटाना है तो कैटलिस्ट यूज़ होता है। कैटलिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 10th में बहुत डीपली। तो मैंने अभी बस थोड़ा सा नाम को आपको आइडिया दिया है ताकि आपको उस टाइम नया ना लगे ये क्या होता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि सपोज करो C+O2 क्या बनाया, CO2। तो यहाँ पे C क्या है बेटा, कार्बन, O2 क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन। जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो मेरे पास आया CO2, वो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन दोनों के, तो ये जो वाला प्रोडक्ट है जहाँ पे जो अपने लेफ्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड वाला होता है वो होता है प्रोडक्ट। ये जो सिंबल होता है, इसे सिंबल को बोला गया टेंस टू का सिंबल, कि टेंस टू, गोज टू, कन्वर्टेड टू एंड सो ऑन। इजंट इट क्लियर। इसके बाद यहाँ हो चुका हमारा। फिर इन लोगों ने नेक्स्ट में दिया हुआ है कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाए। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमेशा सिंबल यूज़ होते हैं। ठीक है, सिंबल यूज़ होंगे। और दूसरी जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि उसके अंदर कैमल केस यूज़ होता है। कैमल केस का मतलब समझ में आता है क्या होता है,
कैमल के इसका मतलब होता है कि कोई भी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी के सारे लेटर स्मॉल में जाएंगे, तो वो होता है केमिकल इक्वेशन। अब इन्होंने आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल दिया है Mg+O2, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है। तो यहाँ पे Mg जो है वो मैग्नीशियम का सिंबल है और O2 ऑक्सीजन के लिए। ये जब दोनों रिएक्ट किए तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इस वाले Mg को, अगर इस Mg को मैं इस मैग्नीशियम के को Mg ऐसे लिखूं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो सिंबल है प्री डोनेटेड, जो सिंबल है आपको उसी का ही यूज़ करना है। अब बात आती है और क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट और नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट। देखो बेटा, आपको फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। कैसे लेंगे, H2, 2 atoms of hydrogen and 1 of oxygen, it gives the पानी, अगेन पानी। तो इसके अंदर इक्वेशन के अंदर देखिएगा कि ये किस इक्वेशन तो बन रही है, ये तो कंफर्म है क्योंकि रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी और टेंड्स टू इवोल्यूशन हो रहा है इधर कहीं ना कहीं, और यहाँ गैसेस से लिक्विड स्टेट भी जा रही है। ठीक, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है इनका। अब इसके अंदर मैं देखूंगी कि इस वाले में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये दो ही हैं जो सारे के सारे काम कर रहा है। एक्चुअली में ये टॉकिंग अबाउट द लेवल है ना, कि जो भी है H और O ही कर रहा है, जो भी काम कर रहा है यहाँ। तो H के कितने कर रहे हैं, 2 एटम। ऑक्सीजन के कितने कर रहे हैं बेटा, ओनली 1। कहाँ पे कर रहे हैं ये, रिएक्टेंट के अंदर। और वाइल वी गो टू द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में चेक करें नंबर ऑफ एटम, तो कितने हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई बच्चा, ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन। इजंट इट क्लियर? आप अगर नहीं हो तो क्या वो केमिकल इक्वेशन नहीं होगी, होगी, पर वो कौन सी होगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मतलब यही कहा जाए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो हुई जिसमें तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन किसको बोला जाएगा, जब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो वो रिएक्शन कैसी होगी बेटा, बैलेंस्ड। तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, तो वो क्या हुआ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इफ देन मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी अभी, एक है ना बैलेंस्ड इक्वेशन। इफ नॉट मतलब ये एल्स कर दूं, एल्स अनबैलेंस्ड। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बवाल है, एक्चुअली कुछ नहीं। ये किसी भी कंप्यूटर में जब भी हम कोडिंग करते हैं ना, मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्ट चीज़ बताती हूँ, जब भी हम कोडिंग करते हैं ना तो वहाँ पे यही चीज़ें यूज़ की जाती हैं। वहाँ बड़ा बल्कि लिखा नहीं जाता वहाँ पे कि अगर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर हुआ तो बैलेंस इक्वेशन है, नहीं तो देखो हो गई ना शॉर्ट लैंग्वेज, तो आपको याद होगी। और यहाँ पे मैंने आपको इंट्रो भी दे दिया कि प्रोग्राम ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है, इफ और एल्स से। क्लियर आउट, ये पहला टॉपिक होता है हमारा। अब बात करते है तो बैलेंस, नहीं है तो अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड को बैलेंस कैसे करें, ये क्वेश्चन 11th में भी आ रहे हैं।
कि अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करें, और आपके लिए ये 101% क्वेश्चन है बोर्ड का। ठीक है, बोर्ड के 4 क्वेश्चंस आते हैं अनबैलेंस से बैलेंस करने वाले बेटा सीबीएसई में, और वो कभी कभी सिर्फ सिंपल अगर बैलेंस करवाते हैं वो लोग तो 1 मार्क्स के होते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन आ रहा है अनबैलेंस से बैलेंस करने का और वो अगर 3 नंबर का है या 4 नंबर का है तो आपको प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब सारी की सारी एक्टिविटी शूट करानी पड़ेगी वहाँ पे। तो 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें और 4 नंबर का कैसे करें, ये मैं दोनों बता देती हूँ अभी। 1 नंबर का अटेम्प्ट करने के लिए 1 नंबर का मैं इधर से डायरेक्ट ये क्वेश्चन ले रही हूँ, देखिएगा। आपको बोला गया जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किए तो जिंक सल्फेट बना, और कौन सी गैस इवॉल्व हो गई बेटा, हाइड्रोजन गैस। वो बोलेंगे चेक करो कि वेदर दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो आपको सारे काम वही करने। टू चेक आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट, और यहाँ पे कौन कौन से एटम्स हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। जिंक काम किया, हाइड्रोजन काम किया, सल्फर काम किया और ऑक्सीजन। आप लोगों को याद है सिंबल, अगर नहीं है तो सिंबल नोटिफाई कर लेना और मुझसे पूछ लीजिएगा कि सिंबल कैसे याद करने होते हैं, और ये सारा पूरा चार्ट है यहाँ पे क्लियर। तो इस चीज़ों को तो जेड फॉर जिंक, आप जिंक के कितने एटम है रिएक्टेंट में, देखो कितने हैं, 1। इधर कितने हैं, हाइड्रोजन के इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, सल्फर के 1, ओ के इधर 4। तो आप ऐसे अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया ना, वेदर चेक दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे बना के शो करके बताएंगे। आप देखेंगे कि दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर इक्वल, so we can say कि this reaction is balanced reaction। ये तो बात होगी बैलेंस रिएक्शन वाले का आंसर देने की। अब बात करते हैं अनबैलेंस वाले रिएक्शन का आंसर कैसे देंगे। तो अनबैलेंस के रिएक्शन के आंसर देने के लिए भी एग्जांपल लेती हूँ मैं, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेती हूँ। तो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि आयरन, एग्जाम्पल नंबर 2 है, आयरन को जब पानी के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास फेरिक ऑक्साइड आया। ये नाम आपको होते होते ही होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं होती कि भाई क्या करें अब फैल जाओ। तो आप अपनी बुक में अगर एक बार देखें ज़रा गौर से, तो आपकी बुक में एक लंबा चौड़ा सा पूरे 2 पेज आराम से भर रखे हैं इस बुक में कि रिएक्शन कैसे अनबैलेंस किया जाए, ये सब कुछ। अब मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगी इसका करने का। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सिंपल सा वही सिंबल, टेबल तो बनानी पड़ेगी, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। टेबल बनाया, आप लिखेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट, कौन कौन काम आ रहा है ये भी लिखेंगे। आयरन काम आ रहा है, हाइड्रोजन काम आ रहा है और ऑक्सीजन भी काम आ रहा है। रिएक्टेंट में आयरन कितना है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। प्रोडक्ट में जाइए, प्रोडक्ट में कितना है 3, आयरन कितना है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4। ये सारा गड़बड़ी हो गई। या तो ये तो अनबैलेंस रिएक्शन है। तो अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करें, तो इसके लिए बेटा एक बार कूदो, जंप करो अपनी पिछली क्लासों में। आपको याद हो एलसीएम फ्रैक्शन जब करवाते थे तो हम कहते थे डिनोमिनेटर निकालो, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए वाला केस आता था।
अगर जिस भी बच्चे को वो वाला फंडा, वो वाला कंसेप्ट क्लियर है तो अभी वो 1 सेकेंड में समझ जाएंगे मेरी बात को, और जिसको नहीं है वो दोबारा रिपीट करके देखना, फिर समझ जाओगे। आप देखिएगा, मैं एक चीज को पकड़ूंगी इसमें से, आई नीड ए पेंसिल। मैं एक चीज को पकड़ूंगी यहां से कि आयरन, तो आपको चेक करना है कि आयरन में कितने हैं नंबर ऑफ एटम, प्रोडक्ट में कितने हैं 3, तो मतलब मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो बेटा मैं जैसे ही यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास बराबर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखती जा रही हूँ साथ साथ में, तो 3F ही हो गया मेरे पास, प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, यही था। आप देखिएगा ये तो क्लियर हो चुका, हाइड्रोजन के भी 2 हैं, बट यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे दिक्कत कौन दे रहा है अब, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ कितने हैं 4, मुझे यहाँ 4 बनाना है, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ 4 बनाना पड़ेगा मुझे, आई हैव टू मेक। जैसे मैं यहाँ 4 बनाऊंगी तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8, और हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2, क्लियर आउट। तो ये जो हमारी रिएक्शन होगी बेटा वो होगी हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन। बताओ समझ में आया, नहीं आया रिपीट करती हूँ, बोलो नहीं आया। एग्जाम्पल, अब बेटा एक इसको समझने के लिए, किसको, अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करें को समझने के लिए मैं एग्जाम्पल और ले रही हूँ। एग्जाम्पल है कि बेरियम क्लोराइड मतलब प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम, ये सिंबल हमें याद होना चाहिए, ध्यान रखना। जब रिएक्ट करके बनाया है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, या फिर आप, हाँ ठीक है ठीक है। अब हम इसे कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे ये आएगी A2AlCl, मतलब AlCl चलेगा, ओके। तो कैसे रिएक्ट करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे वही, ये बेरियम है, ये क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। अब आपको करना है क्या कि इसको रिएक्ट करें। यहाँ पे Cl कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं 1, देखो अब ऐसे देखो, यहाँ कितने हैं 1 2, यहाँ कितने हैं 1, क्लोरीन डालना पड़ेगा। तो जैसे डाला तो यहाँ Al कितने हो गए 2, यहाँ भी 2 ही है, ये तो क्लियर हो चुका हमारा। Ba कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, S कितना है यहाँ 1 1, O कितना है 4, O कितना है यहाँ पे, समझ में आ गया। ये काम करना है बैलेंस रिएक्शन के लिए। आपको क्या करना है, अभी टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, टेबल तो वहाँ पे सब दिखाने के लिए तो बनानी पड़ेगी, नंबर भी तो चाहिए फिर हमें, तो नंबर बनाने, और बाकी आपको मैंने बताया कि किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद आया हमारे पास कि सिंबल कैसे लिखते हैं फिजिकल स्टेट को। यार ये तो कोई बात नहीं हुई ना, ऑब्वियस बात है, गैस है तो G लिखेंगे स्मॉल, लिक्विड तो स्मॉल l जाएगा, और एक्वा स्टेट में है तो AQ जाएगा, और सॉलिड है तो स्मॉल s जाएगा। ये हमारी सिंबल स्टेट होती है। अब जैसे आपकी बुक में यहाँ दे भी रखा है, लिक्विड है, पानी लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वा स्टेट है, ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हर चीज का टाइप होता है, नाउन का भी टाइप होता है, इवन हमारा भी टाइप होता है ना। अभी हम कैसे हैं, थोड़ी देर बाद गुस्सा वाला, ऐसा होता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑब्वियस बात है यार, जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टेंट मिलेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, कंबाइन होंगे। तो डेफिनेशन आप बना सकते हो, while two or more reactants are react to each other and form new product is known as the combination reaction. Clear out? तो बताइए, आप मुझे बताइएगा कि जैसे एक है एग्जाम्पल, आपकी बुक का ही ले रही हूँ मैं, सारा बुक का ही ले रही हूँ ताकि आपको बच्चों को समझने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो, क्योंकि एक्स्ट्रा भी अगर आपके ऊपर बर्डन डाल दिया तो यू आर नॉट रेडी टू प्रिपेयर अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स, आप घुल मिल जाओगे। और बाकी एक्स्ट्रा आपको समझना है तो क्लास 11 के वीडियो भी आप देख सकते हो मेरे, तो उसमें बहुत इजीली तरीके से और एक्स्ट्रा ट्रिक के साथ बता रहे हैं हम लोग सारी चीज़ें। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, डू यू नो अबाउट द कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ रिएक्ट किया तो वो स्लेक्ड लाइम बनाता है, दैट इज द स्लेक्ड लाइम ना, तो बनता है CaOH2। तो ये रिएक्शन मैं बोलूँ, बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो आप बोलोगे मैम दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है कि नहीं। while in which two or more product reactants are combined and form the new product, single product, वो क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन के साथ एक दो एग्जाम्पल, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पानी बनना वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड आ रहे हैं देखिएगा, एक तो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला आप याद कीजिएगा बेटा, कि स्लेक्ड लाइम का जो फॉर्मूला है CaOH2, या फिर स्लेक्ड लाइम कैसे बनता है, हाउ टू बी गेट द स्लेक्ड लाइम बाय द रिएक्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिस पे टिक कर रही हूँ ये सारी चीज़ें विद नोट्स आपकी कॉपी में होनी चाहिए सेम डे, और याद भी होनी चाहिए आप लोगों को। एक आता है कि व्हाट हैपन या व्हाट रिएक्शन टेक प्लेस ऑन बर्निंग ऑफ कोल। अब बच्चे बोलते हैं यार कोयला जल रहा है, हमें क्या मालूम कौन सी रिएक्शन है। कोयला मतलब कार्बन, और जलना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। तो बर्निंग ऑफ कोल मतलब कार्बन इज गेट रिएक्टेड विद ऑक्सीजन दैट फॉर्म इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैट इट और नॉट। अब पानी का बनना, ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, लुक एट नाउ। अभी रुकिए, पहले यहाँ तक देखिए। तो ये जो तीनों रिएक्शंस थी हमारी बेटा, एक तो तीनों रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन को नाम से बता दिया। इनमें से ये जो रिएक्शन है बर्निंग ऑफ कोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ये 11th क्लास में भी है ना। कितनी अच्छी रिएक्शन, सिंपल सी है। सबसे पहले ये एग्जाम्पल देता है इंसान, फिर भी उसको ये नहीं पता होता ये क्या कर रहा हूँ मैं। तो दिस इज बर्निंग ऑफ, क्लियर। अब वो बात करते हैं बेटा आगे की तरफ। आपको रिएक्शन की इसकी जो डेफिनेशन है ये भी दे रखी है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी हो गई हमारे पास में। अब आती है टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ गैस और हीट। देखो कुछ रिएक्शंस होती है ना कि जो अगर जब होती हैं तो उनमें से गैस इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है ना। जिसमें से जो भी रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है ना, निकलती है, उसको बोलते हैं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? और जिनमें से बिल्कुल हीट नहीं निकलती है, शांति, उन्हें बल्कि रिएक्शन करने के लिए चाहिए कुछ, तो मुझे धक्का दो। धक्का दो मतलब हीट दो, एनर्जी दो, तब मैं कुछ करूं।
तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद कैसे करेंगे? ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है? देखो, एक्सो बार जो बर्तनों से करे चिकनाई बाहर, एंडो एंडो आंदो 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 आंदो, कहाँ आंदो? अंदर आंदो आंदो आंदो। एक्सो मतलब हीट बाहर निकल रही है, एंडो मतलब हीट अंदर जा रही है। यहाँ तक क्लियर? आप रिएक्शन में कैसे पता चलेगा कि कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कौन सी? जब आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, अभी तो मैंने वर्बली तो मैं यही बोलूँगी भाई रिएक्शन आउट होती है, और कैसे पता चलेगा वो आपको ऐसे पता लग जाएगा। आपको बुक में दे रखा हुआ एनर्जी गैस इवॉल्व हो रही है, ऐसे करके पता लग जाएगा। लेकिन आपको बताऊं कि आप जब केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, तो केमिस्ट्री लैब में जब आप रिएक्शन कर दो तो उसमें एक स्लेक्ट लाइम वाला ही बताती हूँ मैं, वो आपको कैल्शियम के अंदर उसमें डाल देना। अच्छा ठीक है यार, छोड़ो ना, सारी रिएक्शंस छोड़ो, घर बनते हो तो सबने देखे होंगे वो चूना चूना, है ना? तो वो जब वो पानी डालते हैं, हमने देखा होगा एकदम से कभी कभी एकदम आवाज़ सी होती है, धुआं सा उठता है एक, यस, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कोका कोला तू खोलो, एकदम गैस बॉल, हीट बॉल, ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द गैस और हीट इवॉल्व और आउट, दैट इज नोन एज द exothermic reaction, or in which the heat can be absorbed to performing the action is known as the endothermic reaction. रिएक्शन दे रखी है, नेचुरल गैस जब जलती है तो क्या होता है? धुआं निकलता है, सबको पता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसका देखिए बेटा, मैं आपको फिर से बता रही हूँ चीज़ें, आपको दोनों तरीके से याद होना चाहिए कि ये रिएक्शन है, तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की रिएक्शन है या नेचुरल गैस बर्न हो रही है, या फिर आपको इतना दे दिया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी रिएक्शन ये आने वाली है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, ये पैराग्राफ पढ़ाऊंगी और ये बड़ा अच्छा पैराग्राफ है, सुनना है कि एक लाइन, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए भाई। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। वाई डू वी नीड फूड? 4th क्लास का क्वेश्चन है। During digestion, food is broken into the simpler substance. For example, rice, potatoes, and bread contain the carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cell of body and provide energy. The special name of this reaction is respiration. तो इसके अंदर क्या हो रहा है? एनर्जी निकल रही है। हम जो खाना खाते हैं, मैंने अभी तक क्या पढ़ा वो बता देती हूँ आपको, कि जो हम खाना खाते हैं तो वो खाना बेटा हमारे पेट में जाता है, और पेट में जाके वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। किसमें? ग्लूकोज, स्टार्च, ऐसे जाने ना, और साथ साथ में हमें एनर्जी भी मिलती है। इसका मतलब वो जब खाना गया, टूटा, एनर्जी इवॉल्व हुई, और जब वो एनर्जी इवॉल्व हुई तो बताओ, ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का है। 7th में पढ़ा था हम लोगों ने, नहीं पढ़ा था तो प्लीज़ 7th क्लास की वीडियो देखिएगा एक बार मेरी, इसमें रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से दिखा रखा है ना। तो वहाँ पे रेस्पिरेशन क्या होता है? एनर्जी हमें जल्दी मिली, एनर्जी आउट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई भी डाउट? अब आपसे पूछा जाएगा ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूटना, रेस्पिरेशन की इक्वेशन या एक्सोथर्मिक की कोई एक इक्वेशन, उसके लिए आपके पास ये क्वेश्चन तैयार हो गया। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? बेटा दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे मैटर डीकम्पोज हो रहा है, क्या होता है वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो चुका? सबको आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम? मैं आपको छोटा सा गंदा सा एग्जांपल बताऊं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, बताती हूँ क्या होता है। देखो, नहीं अभी घटा था मेरे साथ, मैं इसलिए मैं बता रही हूँ आपको।
डस्टबिन में कचरा डाल दो, ब्लैक वाली पॉलिथीन में डालना यार, ठीक है, और कचरा स्वच्छ भारत में डालना। तो वो जो उसको पैक कर दो कचरे को, फाइन, और 5 दिन के लिए रख दो उसको। मैंने भी रख दिया था, भूल गई थी बेटा पीछे जाके, है ना। पता है उसमें एक्चुअली क्या होता है, आप जैसे ही यू हैव टू बी टच इवन देयर, या फिर गलती से कहीं आपका टच भी हो गया ना, वो गर्म होता है बहुत ज़्यादा, और जैसे ही इस पन्नी खुलती है या फूटती है ना, वो गैस इवॉल्व होती है एक। तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये गंदा एग्जाम्पल नहीं था, ये एग्जाम्पल यही था जो अभी इन लोगों ने नेचुरल गैस के लिए बता रखा है, ठीक है। डेली लाइफ में होता है और हमें पता भी नहीं चलता। देखो गाय गोबर करती है, द काउ डंग्स, यू नो, कि जब भी वो फ्रेश गोबर करती है ना काउ या भैंस, कभी ज़रा खड़े होके देखना उसके पास में, भाई गंदी गंदी तो स्मेल निकलती है और बहुत गर्म गोबर होता है वो। तो ये सारी रिएक्शंस होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी ना बेटा, जिसमें क्या हो रहा था, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट एक साथ जुड़ रहे थे और क्या बना रहे थे, एक प्रोडक्ट बना रहे थे, तो वो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। और अगर उल्टा हो जाए कि एक रिएक्टेंट टूट जाए कई पार्टों में, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, तो उसका वो रिएक्शन होगा, उसका नाम क्या होगा बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। टूट जाए मतलब, देखो डीकम्पोज का मतलब ही यही होता है, टूट जाना, एक से ज़्यादा पार्ट में कन्वर्ट हो जाना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम अपनी बुक में अगर देखें, एनसीईआरटी की बुक में अगर देखें, तो एनसीईआरटी की बुक में आपको दे रखा है फेरस सल्फेट जो है, जब उसको हीट दी मतलब गरम कर दिया, तो क्या मिला आपको, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये डाई और ट्राई जो प्रीफिक्स जो वर्ड हो जाते हैं ना, ऑक्साइड के लिए तो प्रीफिक्स हुआ, तो ये जो आपको देखो ओ के साथ कितने, 2 के लिए डाई यूज होता है, ओ के साथ कितने, 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए ट्राई। तो ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गए। अभी हमने क्या पढ़ा था, वो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको याद हो तो, कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विक लाइम भी बोला गया था, को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को स्लेग लाइम या लैंडस्टोन, देखो इधर क्या हो रहा है, चीज स्लेग लाइम लैंडस्टोन इवन देयर ना, वी हैड टॉक अर्लियर अबाउट दैट, चूना पान वाला चूना है ना, यही तो है। तो बेटा ये यही होता है कि जब उसको हीट दिया तो वो कन्वर्ट हो गया CaO और CO2 के, यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट को, या फिर बोले कि ऐसी रिएक्शन इन जिसमें रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में क्या हो जाए, डीकम्पोज हो जाए, टूट जाए, अपघटित हो जाए। अपघटित इज द हिंदी वर्ड फॉर द डीकम्पोजिशन, तो उसे बोला गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आप इन 2 को लर्न कर लेंगे। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल और दे रखा है आपके एग्जाम में, कि लेड नाइट्रेट को जब हीट दिया तो लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें सिर्फ यहाँ समझना है कि रिएक्शन क्या होती है, हमने समझ ली केमिकल रिएक्शन होती है, क्या समझ ली, केमिकल रिएक्शन है, ये कैसे पता चलेगा, ये भी हमने पता लगा लिया।
रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस रिएक्शन, जिसमें नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल्स टू द रिएक्टेंट और इक्वल्स टू प्रोडक्ट, और नहीं है तो अनबैलेंस रिएक्शन। और अनबैलेंस रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाएगा ये भी बता दिया, लिखते कैसे रिएक्शन ये भी बता दिया। अब टाइप ऑफ रिएक्शन की बात आई। टाइप ऑफ रिएक्शन में पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया, इसमें दो रिएक्टेंट थे जो आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच द वन रिएक्टेंट इज जस्ट डिकम्पोज इनटू द 2 or more products. That is the why ना we just added to decomposition reaction. और आपको एग्जाम्पल ही बता रही है, you have to be learn about that type of example for your board exams. Got it? इन्होंने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी को हम करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी चाहे एग्जाम में आए या ना आए, बट किसी भी एक्टिविटी को करने से हमें वो टॉपिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है अच्छे तरीके से। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए उन्होंने कहा एक प्लास्टिक मग ले लो, ले लिया भाई। ड्रिल 2 होल्स एट द बेस इन द फिट रबर स्टॉपर इन द होल्स। ये बाथरूम वाला मग है, नीचे 2 रबर स्टॉपर लगा दो उसके अंदर होल करके। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रॉन द रबर स्टॉपर एज शोन। इस रबर स्टोन के अंदर कार्बन इलेक्ट्रोड्स वो लगा दो। अब आप सिर्फ ये मत पूछना प्लीज़ कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इधर डिकम्पोजिशन होता है, बस इस पे ध्यान रखना। इलेक्ट्रोड्स पे डिकम्पोजिशन होता है। और इनको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो। ज़्यादा वोल्ट की से इसलिए नहीं किया क्योंकि वी आर डूइंग द ह्यूमन ना। हम पानी भर दो मग के अंदर और इलेक्ट्रोड्स को उसके अंदर डाल दीजिए। इतना कर दिया हमने। इसके बाद H2SO4 और की जो कुछ बूंदे हैं वो डालो किसमें, पानी के अंदर, इसी वाले पानी के अंदर डालनी है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, फिल विद वाटर एंड इन्वर्ट दैम इनटू 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। उन्होंने कहा कि 2 टेस्ट ट्यूब लो जिसको पानी से भरो और किस पे डालो, इनके ऊपर, कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर डाल दो। उठाया और डाल दिया, करंट ऑन कर दो और छोड़ दो थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब। ये कह रहा है कि आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ बबल्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, बुलबुले बबल्स। ये बबल्स क्या कह रहे हैं, बबल्स उठाने का मतलब समझ में आता है कि वो पानी डिस्प्लेस कर रहे हैं, एयर डिस्प्लेस कर रही है उस पानी को, यही तो मतलब हुआ, मतलब एयर निकल रही है। ये तो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द सेम बोतल। अब आप देखोगे तो इसके अंदर क्या होगा, वो जो गैस बाहर निकल रही है या वो पानी जो डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन हुआ। क्योंकि उस टाइम पे जब तक करंट नहीं डाला गया था इसके अंदर, तब तक ये क्या था, एक पूरा एक रिएक्टेंट था। जैसे ही करंट डाला और आपने वो पानी भर के कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर इमर्स किया वापस इसके अंदर, तो क्या हो गया, इसके अंदर बबल्स फ्लो। और जैसे बबल्स फ्लो रही तो मतलब हो रहा है कि एक पूरे प्रोडक्ट, एक जो पूरा रिएक्टेंट है वो एक से ज़्यादा भाग में बट चुका है। बबल्स आ गए, एयर डिस्प्लेस हो गई, मतलब हाई ऑक्सीजन भी आ चुकी है इसके अंदर, गैस भी इवॉल्व हो रही है इसके अंदर, और इसंट इट। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, मतलब एक्टिविटी है, वो आप कीजिएगा। सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये है AgCl। Ag अर्जेंटेनियम होता है जो कि सिल्वर का साइंटिफिक नाम है, अर्जेंटेनियम। अर्जेंटेनियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जब ब्रेक किया, डिकम्पोज किया, तो ये अलग अलग हो जाता है। क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी और सिल्वर अलग रह जाएगी। तो जब ऐसा हुआ तो अपने आप दिख रहा है हमको कि किस टाइप की रिएक्शन हुई है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। यहाँ तक क्लियर है। एक रिएक्शन ये है, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड है, वही सेम चीज़ है। सिल्वर ब्रोमाइड को पता है, आप अगर धूप में रख दोगे ना तो वो अलग अलग हो जाता है, ब्रोमीन गैस अलग निकल जाती है। और जो गोल्ड स्मिथ होता है ना,
सुनार जिनको बोलते हैं, वो काम में लेते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, डेली लाइफ में। यहाँ तक हमारा चैप्टर क्लियर हो चुका, यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आपको लर्न होने चाहिए। अब हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या बात होगी, तो बोली जा रही है, बोलना तो पड़ेगा ना भाई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि जिसके अंदर कोई बदलाव ना हो, बट जो नंबर ऑफ, या फिर बोले कि एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी चीज है वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो जाए, मूव कर जाए। एग्जाम्पल लेते हैं कि जब जिंक ने, अभी मैं नंबर 3 डाल दूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबसे प्यारा एग्जाम्पल रिएक्शन। तो जिंक जब रिएक्ट किए कॉपर सल्फेट से, तो आपको पता है कॉपर ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। जिंक ने कहा आई एम वेरी हाई प्रोडक्टिव, मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, हट जा साइड से, और वो जाके ZnSO4 बन गया और कॉपर बेचारा मुंह बना के। आपको याद हो तो इन क्लास 9 एक बहुत वाइड वैरायटी पे क्वेश्चन बना था ये वाला, अब बना था नहीं, बनता गया है और आगे भी बनता रहेगा, कि वाई द जिंक displaced copper in copper sulfate. Yes, because zinc is more reactive than copper. कूपर से क्या याद आया? बड़ा इंसिडेंट है कूपर हॉस्पिटल, सुशांत वाला केस है ना। मैं रोने ना लग जाऊं, आगे बढ़ो। तो कॉपर सल्फेट, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन, आपको पता है एक पेपर था IIT का, सन एक्चुअली मुझे याद नहीं है अभी, उस पेपर में क्या पूछा गया था, केमिस्ट्री के पार्ट के अंदर ऐसे रिएक्शन दी गई थी। और आपको ABC करके इसके अंदर ऑप्शन भी दिए गए थे, MCQs। अब कई बच्चे थे, कई में हम भी थे भाई, बच्चे थे। हाँ, क्या किया फटाफट से, जिंक सल्फेट कॉपर, ओ चलो 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 कॉपर सल्फेट प्लस, क्योंकि हम भाई उस टाइम पे क्या हुआ था, इतनी हाई वो नहीं चलती थी, तो मैम भी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाती थी, ठीक है। ये किया, क्वेश्चन गलत। अब पता चलता है कि क्यों गलत था, इसलिए गलत था कि जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर ना, तो हाउ कैन कॉपर डिस्प्लेस द जिंक? वो तो कर ही नहीं पाएगा। अगर राजपाल यादव को सलमान खान के आगे खड़ा कर दो, तो सलमान खान डिस्प्लेस करेगा राजपाल यादव को या राजपाल यादव करेगा सलमान खान को? ऑब्वियस बात है, वो बॉडी बना के तो बैठा है, दिमाग से पैदल है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं इसके अंदर, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये रीज़न भी बता दिया मैंने आपको क्यों नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शन दो टाइप की होती है बेटा। एक तो होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल क्या, डबल क्या, नाम से पता चल रहा है। इन विच देखिए इधर इस क्वेश्चन को देखिए, Zn+CO में जिंक जा रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, एक से ज्यादा एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, दो टाइप की होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन ऑफ द एलिमेंट गेट डिस्प्लेस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। और डबल में क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स
डिस्प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर बता दिया मैंने क्या होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होंगे कि मानो आपके पास क्या है, लेड सल्फेट। क्या है ये? पीबी लेड के लिए होता है, प्लम्बम को किससे रिएक्ट कराया? अरे भाई देवताओं, किससे रिएक्ट कराया? किसी से भी कराओ यार, लेट डू थिंग्स। हम यहाँ करा रहे हैं कॉपर क्लोराइड से। जैसे ही ये रिएक्ट हुआ, तो ये जो पीबी है ये क्लोरीन के साथ ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बनाएगा PbCl, मतलब लेड क्लोराइड, Pb, और ये बनाएगा कॉपर सल्फेट। इस चीज को नोट कीजिएगा, पेंसिल, इस चीज को नोट कीजिएगा कि यहाँ पे लेड अपने इस फ्रेंड को छोड़ के दूसरे फ्रेंड के पास चला गया, कॉपर इस अपने फ्रेंड को छोड़ के दूसरे वाले फ्रेंड के साथ आ गया, तो यहाँ पे दो चीज़ें डिस्प्लेस हो गई, दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो गए। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके अंदर जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ये सब कुछ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से बेटा समझनी होगी। क्लियर आउट? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इस टॉपिक को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप क्लियर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेक मी कमेंट। आज यहाँ तक हो गया, काफ़ी हो गया हमारा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।